अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है ना। हम 11वीं में और 11th की जो क्लास है उसमें हमारी जो गुफ्तगू चल रही है वो खलवी दौर की चल रही है। कल हमने कहा था कि जो खलवी दौर होता है उसमें स्पेशली हमने यूकैरियोटिक सेल की बात की थी। तो हमने कहा कि उसमें एक एम फेज होता है और एक इंटरफेज होती है। इंटरफेज में हमने कहा G1 एस G2, और एम फेज के अंदर हमने कहा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर हमने कहा कि एम फेज की जो शुरुआत होती है वो कैरियोकाइनेसिस से होती है और खत्म कहां पर होता है? साइटोकाइनेसिस। याद आ रहा है, कल हमारी ये बात हुई थी। फिर हमने एक और चीज कहा कि अलग अलग जानदारों के अंदर ये जो सेल डिवीजन है या जो सेल साइकिल है, इसका जो दौर होता है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे हमने कहा कि इंसान की अगर बात करें तो 24 घंटे, और अगर इसकी बात करें तो 90 मिनट, है ना, 1.5 घंटा। फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर जो इंटरफेज होती है वो रेस्टिंग फेज होती है, मतलब वो प्रिपरेशन का फेज होता है, वहां पर तैयारी का अमल होता है। और जो एम फेज होती है वहां पर डीएनए की तकसीम का अमल होता है। ठीक है ना। कल फिर हमने एक और चीज बात कर रहे थे कि G1 में क्या होगा, एस में क्या होगा, G2 में क्या होगा। तो हमने G1 में कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, जो सेल होती है उसकी ग्रोथ होती है, और सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली क्या होता है? एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? मेटाबॉलिक बनने और टूटने, बनने और टूटने का है ना। कल हमने ये बात, कुछ चीजों, कुछ अज्जा का बनना और कुछ अज्जा का टूटना, उसको इंग्लिश में हमने क्या बोले थे? कैटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म, बनना और टूटना, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो हमने कल कहा था कि यहाँ जो सेल होता है G1 में वो मेटाबॉलिकली क्या होता है? एक्टिव। फिर हमने कहा कि इसके अंदर दूसरी चीज क्या होती है, तो लगातार उसके अंदर क्या होती रहती है? बढ़ोतरी। लेकिन वहां पर डीएनए की नक्शेसानी का अमल नहीं होता। नक्शेसानी मतलब घर जाके पढ़े थे, घर जाके सब बुक निकाल के बैठे थे? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो। इमरान की सर की कसम खा और बोल तूने पढ़ाई करा घर पे। किसमें? भाई पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बस इतना बोल। हाँ, तो देखने में और पढ़ने में क्या फर्क है मालूम है? पढ़ना किसको बोलते हैं? पढ़ना किसको बोलते हैं? लिखना रहता है, पढ़ने में रहता पढ़ना, फिर उसको लिखना, फिर याद करना, बार 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 दोहराना। वो मौलाना को पूछो वो कुरान कैसा हिफ्ज करते, तो हिफ्ज करने को बोलते याद करना। तो सबक को हमको याद करना पड़ेगा ना। तो जब तक उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तो कोई पाने हमको याद होगा क्या? नहीं होगा। और अगर याद नहीं होगा तो आप लोग आगे उसको याद रख सकेंगे क्या? एग्जाम में बोल सकेंगे क्या? आज से 6 महीने के बाद आपको कोई बात बोलना है और आज आप उसको पढ़ रहे हैं, आप याद रख सकते हैं क्या? 6 घंटे पहले क्या हुआ नहीं याद रहता। समझ में आ रहा है? घर जाने के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टडी करने का जो तरीका है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका याद रखो। पहले भी बोला, पहला काम जो आपने करना है वो है रीडिंग। क्या करना है? रीडिंग। रीडिंग कहां से करेंगे? रीडिंग करेंगे जो नोट्स आप लिख रहे हैं। दूसरा, एनसीईआरटी की बुक। कहां से करेंगे? एनसीईआरटी की किताब। रीडिंग करने के बाद दूसरा काम आपने जो करना है वो क्या है? राइटिंग। क्या करना है? राइटिंग, यानी आपने लिखना है। उस वक्त तक लिखना है जब तक आपको वो ऐसा ना लगे कि यार ये अपने को याद हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप ये लाइन पढ़ रहे हैं, तो आप लाइन पढ़ रहे हैं तो आपने क्या करना है? दौरान खलिया। जो दौरान खलिया कैसा होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। या सेल साइकिल के दौरान, सेल साइकिल के दौरान खलिया क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव। जब तक तुम इसको लिखेंगे नहीं अपने हाथ से तब तक तुम्हारे दिमाग में ये जाके फिट नहीं होगा। एक बार लिखे याद नहीं हुआ, फिर दूसरी बार और लिखने का। सेल साइकिल के दौरान जो खलिया है ये मेटाबॉलिकली क्या होता है? एक्टिव। अब तुमको 2 लफ्ज याद हो जाएंगे, तीसरा याद नहीं होगा, फिर तीसरी बार लिखने का। ये होता है राइटिंग का अमल। राइटिंग का अमल सिर्फ एक बार लिखना नहीं होता। राइटिंग का अमल ये होता है 1 2 3। अगर तुमको 4 बार नहीं आता 4 बार लिखो, 5 बार नहीं आता 5 बार लिखो। बाजू वाले को एक बार में याद होता उससे कोई लेना देना नहीं है अपना, हमको हमारी सलाहियत। और तीसरा जो स्टेप है वो है इयादा, रिवीजन। क्या है? रिवीजन। कि आपने चौथी मर्तबा अगर लिख के याद किया या 5वीं मर्तबा लिख कर याद करा, अब लास्ट टाइम आपने क्या करना है? रिवीजन। अगर ये 3 तरीके से स्टडी करेंगे तभी आपकी स्टडी होंगी, अदरवाइज आपकी स्टडी
नहीं होंगी, लिख कर दे रहा हूं, नहीं होंगी। अगर ये 3 तरीकों से बगैर अगर स्टडी करेंगे तो। समझ में आ रहा है? घर जाने के बाद अब मैं हर दिन पूछूंगा कि ये 3 तरीकों से स्टडी हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही है तो फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा सीधा सीधा। समझ में आ रहा कि आप इनको ये सारी चीजें दिला के दो, इनको एक्स्ट्रा बुक्स दिला के दो, एक्स्ट्रा पैसा तो ऐसा भी खर्च कर रहे हैं ना, और थोड़ा पैसा खर्च करो, फायदा होगा। समझ में आ रहा? इमरान, सुफियान, मंसूर, अहमद भाई और खालिद मियाँ, ठीक। नाउ बात कहां चल रही थी? बात चल रही थी हमारे कि जीवन फेज में ये सारा अमल होता है। एस फेज में क्या होता है? तो हमने कहा कि एस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस फेज। और सिंथेसिस फेज में डीएनए की क्या होती है? नक्शे सानी, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, कॉपी बनने का अमल। और फिर हमने कहा कि तीसरा फेज क्या होता है? G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा आगे हम पढ़ेंगे। G2 फेज अभी बाकी है। तो हमने एक और चीज यहां पर पढ़ा था कि जब एस फेज होती है तो उसमें जो क्रोमोसोम के नंबर है उसमें कभी भी तब्दीली नहीं आती, सिर्फ किसमें तब्दीली आती है? कॉपी नंबर। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन में क्रोमोसोम का जो अदद है वो भी 2n रहता है, और एस फेज के बाद भी क्या रहता है? 2n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को आपके दिमाग में याद रखना है आपने। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा सोचने का नहीं, ठीक। ठीक नो। अब खलिए में या हैवानात के अगर खलिए की बात करें या कोई भी खलिया हो उसकी बात अगर करते हैं तो एस फेज के दौरान क्या होता है? खलिया जो होता है, और खलिए में भी हैवानात की स्पेशली अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? जो एस फेज होती है उसी के दौरान जैसे ही डीएनए की नक्शेसानी मरकजे में शुरू होती है वैसे ही वहां पर क्या होता है? सेंट्रियोल्स साइटोप्लाज्म में नक्शेसानी शुरू कर देते हैं। दो चीजों की यहाँ नक्शेसानी हो रही है, दो चीजों की यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है, दो चीजों का रिप्लीकेशन हो रहा है। एक कि जैसे ही एस फेज स्टार्ट होंगे डीएनए के नक्शेसानी मरकज में होंगे, और दूसरा किसका नक्शेसानी हो रहा है? सेंट्रियोल। और ये कहां पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म। बात को याद रखो, डीएनए का भी यहां पर क्या होने वाला है? रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन का मतलब क्या है? नक्शेसानी। और वैसे ही किसका होने वाला है? सेंट्रियोल। किसका होने वाला है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का भी क्या होने वाला है? रेप्लीकेशन। क्या होने वाला है? नक्शेसानी। दोनों की लोकेशन अलग अलग है। ये वाला जो अमल हो रहा है ये कहां पर हो रहा है? न्यूक्लियस। ये कहां पर हो रहा है? न्यूक्लियस, यानी कहां पर हो रहा है? मरकजा। ये वाला अमल कहां पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म। कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म मतलब मगजे माए। कहां पर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेंट्रियोल क्या काम करते हैं? सेंट्रियोल क्या पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? सेंट्रियोल क्या पढ़े थे हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में? सेल के डिवीजन का, जो माइटोसिस मियोसिस के अमल में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं? याद आ रहा है? ट्रिपलेट प्रोटीन। कौन सा अरेंजमेंट होता है? 9+2। मंसूर मियां क्या पढ़े तुम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में? हाँ, टेस्ट है अपना परसों मंडे को। मैं तुमको सेंट्रियोल नहीं मालूम बोले तो इसका मतलब तुम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं घर पे। याद आ रहा है क्या पढ़े थे हम लोगों ने? हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल, उसके अंदर क्या होते हैं? सेंट्रोजोम। याद आ रहा है? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, ये बातें याद आ रही है नहीं आ रही है? लग रहा है कि ऐसा हमने पढ़े नहीं पढ़े? याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था कि इनके पास अरेंजमेंट होती है, उसको बोलते हैं 9+0। याद आ रहा है कि हमने इस तरह का एक डायग्राम देखे थे, यहां पर इस तरह से अरेंजमेंट होती है, 9 ट्रिपलेट। है ना? ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, फिर ये इससे, इस तरह से 9 अरेंजमेंट। और बीच में कोई नहीं रहता। यहाँ क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन, जिसको हमने बोला था कि ये कौन होता है? हब।
इसलिए उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+0। फिर हमने बोले कि वो क्या करता है, तो हमने कहा था कि बेसल बॉडी। घर जाओ, ईमानदारी से पढ़ाई करो, खुद को भी बेवकूफ मत बनाओ, मेरे को भी बेवकूफ मत बनाओ। समझ में आ रहा है? नाउ तीसरा कि यहां पर कौन होता है, G2 फेज। कौन सा फेज होता है, G2 फेज। G2 फेज के दौरान क्या होता है, माइटोसिस की शुरू होने, और शुरू के होने के लिए यहां पर किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन। इसका मतलब जो G2 फेज है, उस G2 फेज में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जबकि खलिए की बढ़ोतरी यहां पर क्या होती है, जारी रहती है। तो इसका मतलब G1 और G2 में खलिए की बढ़ोतरी वाला अमल कॉमन है, बट वहां पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यहां पर वो क्या बनाता है, प्रोटीन्स। याद रहेगा, तो G1 में भी प्रोटीन बनेंगे, इसी वजह से वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। G2 में भी प्रोटीन बनेंगे, फिर G1 में भी सेल का साइज बढ़ता रहेगा, G2 में भी सेल का साइज बढ़ता रहेगा। लेकिन नेक्स्ट फेज में क्या होगा, नक्शेसानी। किसकी नक्शेसानी होगी, डीएनए की। किसकी नक्शेसानी होगी, सेंट्रियोल की। डीएनए की कहां पर होगी, न्यूक्लियस में, मरकजा। सेंट्रियोल की कहां होगी, साइटोप्लाज्म। याद रहेगा। नो, फिर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, वो क्या है कि कुछ बालिग अगर खलियों की अगर हम बात करते हैं, कुछ बालिग हैवानात के खलियों की अगर हम बात करते हैं, तो उनमें तकसीम जाहिर नहीं होती। यानी क्या होता है कि जैसे ही सेल अडल्ट हो जाता है, या हम ये कहेंगे कि कोई अडल्ट हो गया यानी मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद अब उसके अंदर सेल डिवीजन, ये जो अमल है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्योंकि हमको मालूम है सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि एक सेल से 2 बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, मतलब सेल की डुप्लीकेशन की वजह से हमको क्या दिखाई देती है, नमू, ग्रोथ। तब जब वो कोई अडल्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, तो अब वहां से उसके साइज में इजाफे की जरूरत नहीं है, इसलिए अब उनके अंदर डुप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं होगा, सेल के नंबर में कोई इजाफा नहीं होगा। और सेल के नंबर में अगर इजाफा नहीं होना है, तो सेल की डिवीजन की जरूरत, इसलिए सेल का डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसलिए याद रखिए कि जो खलवी तकसीम है, वो खलवी तकसीम जो पुख्ता खलिए है, कौन से खलिए हैं, पुख्ता खलिए है, जो अडल्ट है, उनमें क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उनमें क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसीलिए हमारा हार्ट, उसका साइज अब बढ़ता है क्या, नहीं। हालांकि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे बॉडी के जिस्म का पूरा पार्ट बढ़ता है, लेकिन दिल का साइज नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होने वाला, उसके अंदर खलवी तकसीम और ज्यादा नहीं होने वाली। हमारी आंख है, हमारी आंख का साइज बढ़ता है क्या, नहीं। आप कितने भी मोटे हो जाओ, लेकिन आपकी आंख का साइज उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि कुछ आज़ा में जब मैचुरेशन का अमल हो जाता है, बालिग हो जाते हैं, तो अब उसका साइज में इजाफा और मुमकिन नहीं होता। अब हम उसको क्या कहते हैं, तो जैसे खलिए दिल यानी हार्ट सेल, उनमें और बहुत सारे खलिए जिसमें तकसीम इत्तेफाकन होता है, जैसे कि खलिए के खात्मे या जख्मी होने की वजह से गायब खलिए को तब्दील करने के लिए जरूरत पड़ती है। यानी क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है तकसीम का, ये कुछ जगह पे जाहिर नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस अगर स्टॉप हुआ तो दोबारा भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे अगर आपको कहीं जख्म लग गया, तो जख्म लगने के बाद उस जगह को दोबारा फिल कर देना है, दोबारा उसको भर देना है, वहां खपली बनेगी, खपली बनने के बाद फिर से वहां पर स्किन बन जाएगी, वो आज़ा बन जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि वो जो सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप हो गया था, वो दोबारा चालू होगा, फिर बंद हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, G0। इस तरह खलिए जिस्म में तकसीम नहीं होती, और उस जीवन फेस को छोड़कर एक इनसेटिव, या यहां सारा इनसेटिव हो गया, यहां होना चाहिए था इनएक्टिव। क्या होना चाहिए था, ये इनएक्टिव। एक इनएक्टिव स्टेज में वो चला जाता है, या एक इनएक्टिव स्टेज में वो दाखिल हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन स्टेज। क्या कहा जाता है इसको, क्वेश्चन स्टेज, या उसको क्या जाता है, G0। क्या बोला जाता है इसको, G0। यहां पर क्या हुआ कि खलिया हमने जो बात किए थे कि यहां पर G1S G2M,
लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि ये जो खलिया है ये किस फेज में चला जाता है, जी जीरो। वहां पर अब उस सेल के अंदर आगे चल के कोई डिवीजन का अमल, कोई तकसीम का अमल नहीं होने वाला। ठीक है नो, खलिया इस मरहले में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी अभी भी ये जो खलिया है ये मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब है कि अभी भी वो जिंदा है, उसके अंदर बनने का टूटने का अमल क्या रहेगा, चालू रहेगा, लेकिन कौन सा अमल नहीं होगा, लेकिन इसकी बढ़ोतरी तब तक नहीं होती जब तक के जानदार चीजों की जरूरत ना हो, यानी जब तक उस एनिमल को, उस जानदार को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी जरूरत नहीं है तब तक उसके साइज में इजाफा नहीं होगा, तब तक वो वहां पर मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगा, लेकिन ना तो उसके साइज में इजाफा होगा, ना उससे एक से दो खलिए बनेंगे। अगर इस तरह से होता है तो हम ये कहते हैं कि वो जो खलिया है, वो जो सेल है, वो कौन सी स्टेज में है, जी जीरो क्वेश्चन स्टेज में है। ठीक है ना। हैवानात की अगर हम बात करते हैं तो हैवानात में माइटोटिक खलवी तकसीम सिर्फ सोमैटिक सेल, और वो सोमैटिक सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। अब बात को समझो, हैवानात के अंदर जो माइटोटिक तकसीम है, यानी माइटोसिस की जो कलवी तकसीम है, वो सिर्फ कहां पर होती है, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में होती है। अगरचे इसमें बाज इस्तिस्ना है, यानी कुछ ऐसे भी सेल हैं जिनको छोड़ दिया जा सकता है। जब हैप्लॉइड मियोसिस, हैप्लॉइड सेल मियोसिस के जरिए तकसीम होते हैं, यानी कौन सी कंडीशन है, जब हैप्लॉइड सेल मियोसिस, अब हैप्लॉइड सेल मियोसिस के जरिए तकसीम होते हैं, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये 2n है, ये 2n क्या है, डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड से आपके पास क्या बनेगा, n, मतलब क्या बनेंगे, हैप्लॉइड। तो अब जब हैप्लॉइड बनेगा तो हैप्लॉइड से और हैप्लॉइड बनना है, एक हैप्लॉइड से फॉर एग्जांपल और एक हैप्लॉइड बनना है, तो इस दौरान में कौन सा अमल होगा, तो इस दौरान में जो अमल होगा वो अमल भी क्या रहेगा, माइटोसिस। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है तो उस वक्त कौन सा अमल होता है, मियोसिस, तखफीफी तकसीम। लेकिन जब हैप्लॉइड से और हैप्लॉइड बनेंगे और हैप्लॉइड बनेंगे, मतलब उसकी क्या बन रही है, कॉपी, यानी नंबर में क्या हो रहा है, इजाफा। एक से क्या बन रहे हैं, दो, दो से चार, छह से आठ, और उसके अंदर कंडीशन कौन सी है, हैप्लॉइड। क्रोमोसोम के कितने सेट है, एक। तो जब नंबर में इजाफा करना वाला कौन से वाले सेल की, हैप्लॉइड सेल, यानी ऐसे सेल जिनके पास सिर्फ क्रोमोसोम का एक सेट है, तो उनके नंबर में अगर इजाफा करना है तो उनके नंबर में इजाफा करने के लिए कौन सा अमल होगा, माइटोसिस। इसलिए यहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सेप्शनल है, इस्तिस्ना है। वो इस्तिस्ना क्या है कि हमेशा माइटोसिस का अमल डिप्लॉइड सेल में होगा, जरूरी नहीं है, कुछ जगह पर ऐसा भी होगा कि वो कहां पर होगा, हैप्लॉइड सेल। बात क्लियर हो गई भाई, बायोलॉजी ने बोल दिया ना, हाँ, बस अब याद रखने का। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसा नर शहद की मक्खी, अब हम कल जो बात करने वाले हैं हमारे 12वीं के सबक में, वहां पर हम ये नर शहद की मक्खी की बात करने वाले हैं, यानी इनके सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो खुद ब खुद ये जो बात हमारी चल रही है ना, ये वहां क्लियर हो जाएगी आपको। बस आपने याद रखना है कि कल जब हम पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे हम। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके अंदर, यानी हम ये कहते हैं कि हैप्लॉइड सेल हमेशा कौन होते हैं, गैमेट्स। हैप्लॉइड सेल हमेशा क्या होते हैं, गैमेट्स, और गैमेट्स में हमेशा कौन सा अमल होता है, मियोसिस। लेकिन यहां तो गैमेट्स के अंदर कौन सा अमल हो रहा है, माइटोसिस। इसका मतलब है कि डिप्लॉइड सोमैटिक सेल के अंदर हमेशा माइटोसिस का अमल होगा, बट कुछ जानदारों के अंदर ये माइटोसिस का अमल किसमें अंदर होगा, हैप्लॉइड खलियों में भी होगा, हैप्लॉइड सेल में भी होगा। और वो हैप्लॉइड सेल किससे बने होते हैं, मियोसिस। किससे बने होते हैं, मियोसिस। हाँ, तो उनके अंदर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के अंदर कौन सा अमल होगा, मियोसिस। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने में क्या होगा, मियोसिस। लेकिन जब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने का अमल आएगा तब माइटोसिस। दो बातें याद रखो, हम माइटोसिस का मीनिंग क्या लेते हैं, सुफियान, माइटोसिस का मीनिंग हम क्या लेते हैं, इक्वल डिवीजन, बराबर की तकसीम। एक से क्या बनेंगे, दो, दो से क्या बनेंगे, चार, चार से क्या बनेंगे, आठ।
जहां पर भी माइटोसिस आया समझ जाना कि नंबर क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो चाहे वो डिप्लॉइड सेल हो चाहे वो हैप्लॉइड सेल हो, उसके नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन जब हम तख्फीफी तकसीम बोलते हैं तो तख्फीफी तकसीम का मतलब होता है कि वहां पर घटने वाला है, तख्फीफ होने वाली, कमी होने वाली, किसमें, क्रोमोसोम नंबर। किसमें होने वाली है, क्रोमोसोम नंबर। अगर सेल डिप्लॉइड है तो वो क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड। क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड हो तो। अगर उसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट थे तो अब क्रोमोसोम के कितने सेट रहेंगे, एक। हमने अभी पढ़ा सुबह में, अभी दोपहर में हमने पढ़ा मगरिब की नमाज से पहले, एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है। इसका मतलब अगर मियोसिस का अमल हुआ तो एक में चला जाएगा वाई, दूसरे में चला जाएगा एक्स। पहले दोनों भी एक साथ थे तो कंडीशन क्या थी, डिप्लॉइड। अब अलग अलग हो गए तो जब भी गैमेटिक सेल होंगे तो कंडीशन हमेशा क्या रहेंगी, हैप्लॉइड। लेकिन वो बनेंगे कहां से, डिप्लॉइड से। नहीं समझा, हाँ ठीक। नाउ जबकि नबातात में क्या होता है, नबातात में हैप्लॉइड, हैप्लॉइड माइटोटिक डिवीजन और डिप्लॉइड दोनों में होता है। यानी जो नबातात है उनके अंदर ये जो माइटोटिक डिवीजन है, सॉरी, जो माइटोटिक डिवीजन है वो हैप्लॉइड में भी होगा और डिप्लॉइड में भी होगा। यानी यहां पर मियोसिस का अगर हम हैवानात की बात करते हैं तो हैवानात में क्या होगा, माइटोटिक खलवी तकसीम सिर्फ किस में होंगी, डिप्लॉइड सोमैटिक से। माइटोटिक तकसीम सिर्फ किस में होंगी, डिप्लॉइड में। और यहां पर एक्सेप्शनल केस है, वो कौन है, हैप्लॉइड सेल, जिसमें मियोसिस के जरिए तकसीम होती है। लेकिन नबातात की अगर हम बात करते हैं तो नबातात में हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड में भी दोनों में क्या होगा, माइटोटिक तकसीम, माइटोटिक डिवीजन। समझ में आ रही है बात। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपने याद रखना है। आपने घर जाने के बाद ये जो 4 लाइन है ना, इस 4 लाइन का पूरा चार्ट बनाना है कि हैवानात के अंदर माइटोटिक तकसीम किसमें होती है, सोमैटिक डिप्लॉइड से। ठीक है, कुछ जगह पर हैप्लॉइड जो सेल है उनमें क्या होती है, मियोसिस तकसीम। तो डिप्लॉइड में कौन सी होती है, माइटोटिक। हैप्लॉइड में कौन सी होती है, मियोसिस। लेकिन कुछ हैप्लॉइड ऐसे हैं जिनके नंबर बढ़ाना है तो वहां पर कौन सा अमल होता है, माइटोटिक। लेकिन अगर हम नबातात की बात करेंगे तो उनके अंदर चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, दोनों में कौन सा अमल होगा, माइटोटिक डिवीजन। मैं इसको नहीं, तुमको मैं एक बार और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके लिखा देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं होना। नाउ हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम एनिमल की अगर बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं या हैवानों की अगर बात करते हैं, तो हैवानों के अंदर हम करें कि यहां पर जो माइटोसिस है और यहां पर जो मियोसिस है, तो मियोसिस हमको मेनली कहां देखने को मिलता है, हैप्लॉइड। और जो माइटोसिस है ये कहां देखने को मिलता है, डिप्लॉइड। लेकिन कुछ ऐसे भी खलिए हैं जो हैप्लॉइड है, उनके अंदर भी हमको क्या देखने को मिलता है, माइटोसिस। लेकिन अगर नबातात की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, माइटोटिक डिवीजन। और ये माइटोटिक डिवीजन हमको दोनों जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो डिप्लॉइड हो चाहे वो हैप्लॉइड। बात हमारी ये टॉपिक पे बहुत लंबी हो गई, इस पे बात बहुत कम हुई। यहां पर हैप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा 2n से n, 2n से क्या बनेगा, n। 2n से जब n होगा तो क्या बनेगा, मियोसिस। समझ में आया। लेकिन इसकी कॉपी बनते जाना है तो यहाँ क्या हो रहा है, माइटोसिस, डबल 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 डबल, कॉपी कॉपी कॉपी।
नॉर्मली हम ये कहते हैं कि यहाँ मियोसिस की वजह से क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल। हम आगे चल के यहाँ पर जो नर है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है कि अगर एनिमल्स की केस में हम बात करते हैं तो माइटोसिस का अमल किसमें होता है, डिप्लॉइड में, और मियोसिस का अमल कहाँ होता है, हैप्लॉइड में। दूसरा, माइटोटिक डिवीजन की अगर बात करते हैं नबातात की केस में तो वो हमेशा किसमें होगा, डिप्लॉइड में भी होगा और हैप्लॉइड में भी होगा। यहां पर एक एक्सेप्शनल केस जो मैं बता रहा हूं कि माइटोसिस का अमल कुछ जगह पर कहां होगा, हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड में होने का मतलब क्या है कि वो सिर्फ हैप्लॉइड के नंबर को डबल करेगा। जो 2n से n बना, अब n नंबर की हमको और चाहिए तो वहां पर इस तरह का प्रोसेस होगा। ठीक है, इसको याद रखना है कि हैवानात में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है और मियोसिस। माइटोसिस कहां पर हो रहा है, डिप्लॉइड। मियोसिस कहां हो रहा है, हैप्लॉइड। जबकि नबातात में माइटोटिक डिवीजन ही है। कौन सा डिवीजन है, माइटोटिक। माइटोटिक मतलब बराबर की, इक्वल डिवीजन। वो किसमें हो रहा है, हैप्लॉइड में भी हो रहा है और वही डिप्लॉइड में भी हो रहा है। क्या हो गया, हाँ, ये अपन ने कहां पढ़े, बराबर की तकसीम। सिर्फ बराबर की तकसीम नहीं, असल में अपन ने ये पूरा प्रोसेस पढ़े। जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखे और जब हमने प्लांट रिप्रोडक्शन देखे, पौधों के अंदर होने वाला सेक्सुअल इंटरैक्शन, वहां भी हमने यही देखा। मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन सेल, बैजा, याद आ रहा है, वहां भी हमने ये देखा। उस समय बार बार बोलता रहा कि देखो हम लोग ना ये चैप्टर में देखेंगे, ये चैप्टर में देखेंगे। अब जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर आज आपने इसको यहां पढ़े और आपको लग रहा है कि ये समझ में आया तो आपने वहां जाके देख लेना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी और प्लांट रिप्रोडक्शन में भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आपको बात खुलकर समझ में आएगी। तो स्पेशली वो जो रिपीट करने वाले हैं, 11th वालों को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो रिपीट कर रहे हैं, जो नीट का एग्जाम इस साल देने वाले, उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है, समझे। जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे नहीं, नए नए तरीकों को अडॉप्ट करेंगे नहीं, नए नए तरीकों से स्टडी करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप नीट एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, नीट एग्जाम पास नहीं कर सकते। और इसके लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद से आगे बढ़ने की चाहत होना, धक्का बुक्का वाला मामला नहीं होना। समझ में आ रहा है इमरान, नहीं आया है ना। अब हम बात कर रहे हैं एम्फेस। अभी तक हमारी जो बात चल रही थी वो सेल साइकिल की चल रही थी, ठीक है। साजिदा का क्या क्वेश्चन है, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, उसमें कौन सी, हाँ, एक स्पर्म से 4 बनते हैं तो उसमें क्या होती है, मियोसिस, ठीक है। और माइक्रोस्पोर टेट्रा से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, बहुत सही, वहां पर भी मियोसिस। बहुत अच्छी, देखो ये बच्चे ने सीधा सीधा प्लांट में जो हमने पढ़ा था उसको भी उसने बता दिया, एनिमल में हमने जो पढ़ा था, ह्यूमन में पढ़ा था, उसको भी उसने बता दिया। तो ये होता है स्टडी करने का तरीका कि आप इस लेवल से स्टडी करें कि यार ये जो पॉइंट मैंने पढ़ा है ये और कौन से सबक में मैंने ये पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा रिमाइंड करें, रिकॉल करें, उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। बस उस पर जा रहे हैं अपन, ठीक, बहुत अच्छे से अजय था, बहुत अच्छे स्टडी हो रही है। अक्सर को समझ में आया क्या, ठीक। इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, हाँ, प्लांट में सिर्फ क्या होगा, माइटोसिस, और प्लांट के कौन से वाले अमल में होगा, हैप्लॉइड में भी होगा, डिप्लॉइड में भी होगा। हम पढ़ते हैं ना कि मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन के नंबर बढ़ाना होते हैं, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है। तो आप थोड़ा सा वहां जाके अगर उसको स्टडी करेंगे तो आपको खुद बात समझ में आएगी कि पहले जो अमल होता है वो मियोसिस होता, मियोसिस की वजह से 4 बनते, फिर बाद में और हैप्लॉइड सेल में, और फिर क्या होगा, माइटोसिस। इस तरह से अब वो 4 से और बढ़ेंगे ना। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में पहले बनते हैं, फिर उसका 1 डिवीजन, फिर 2 डिवीजन, इस तरह से 4, फिर 8, फिर 8 से वो ऊपर 3, नीचे 3, 2 बीच में, है ना। याद आ रहा है, तो वो सबके सब कौन होते हैं, हैप्लॉइड। याद आ रहा है क्या, अक्सर, साजिदा, ये लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लांट की केस में, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। हाँ, तो ये एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप खुद देखेंगे। उसको बाद वक्त आप क्या करो, बुक को डिवाइड करो कि हम लोगों ने मेगास्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम में कहां पर ये प्रोसेस पढ़ा, कहां पर ये प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। पहले वाला कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बाद में वाला कौन सा हो रहा है,
तो स्पेशली आपको ज्यादा आसान रहेगा अगर आप एम्ब्रियो सैक देखेंगे, जहां पर हमने कहा कि 3 एंटीपोडल होते हैं, 2 सिनर्जीड होते हैं, 2 बीच के जो होते हैं वो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है ना, सबके सब क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो आपको खुद बात समझ में आ जाएगी। ठीक ना, अब हम बात कर रहे हैं एम फेज की। ठीक है, तो अब तक जो बात हमने की थी वो किसकी चल रही थी, इंटरफेस। किसकी बात चल रही थी, इंटरफेस। और इंटरफेस में जीवन में सेल की क्या होती है, ग्रोथ। एस में क्या होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन, और इसके बाद होता है प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। यानी अब यहां तक जैसे हम आगे तो किसकी तैयारी हो गई कंप्लीट, माइटोसिस। अब क्या स्टार्ट होने वाला है, सेल का डिवीजन। सेल का डिवीजन मतलब कौन सा फेज स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, एम फेज। किसकी बात कर रहे हैं, एम फेज। नाउ ये जो फेज है एम फेज, ये खलवी दौर का बहुत अहम हिस्सा है। इंसानों के अंदर इस एम फेज को कितना वक्त लगता है इमरान, इंसानों के अंदर एम फेज को कितना वक्त लगता है, 1 घंटा, है ना, याद आ रहा है, 1 गुलाबी जामुन 4 गुलाबी जामुन, हाँ बहुत अच्छे। जिसके दौरान क्या होता है, खलिए में सभी कंपोनेंट अच्छी तरह से रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। रीऑर्गेनाइज होना मतलब, ऑर्गेनाइज होना मतलब, ऐसा कुछ नहीं बोलते। ऑर्गेनाइज होना मतलब ऑर्गेनाइज होना मतलब जमा होना। ऑर्गेनाइज का दूसरा मतलब आता है तरतीब। तरतीब सीरियल में ये होता है एक के पीछे एक, ऑर्गेनाइज में ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं, अब वो जमा हो गए, हर किसी को अपना काम मालूम है। हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना हम लोग, जमात बोलते हैं, इज्तिमा बोलते हैं, इज्तिमाइयत बोलते हैं, इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइज होना मतलब दोबारा जमा होना। इसका मतलब क्या है, पहले वो अलग हो गए, फिर दोबारा क्या हो जाएंगे, जमा हो गए। इस बात को मैं और समझाऊंगा। तीसरी चीज कि कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब कौन कौन है, सेल के कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं, माइटोटिक सेल के कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं। मास कहां पर है यार, हाफिज जी कहां है, हाफिज जी कहां है आज, नवाती खलिया यूकैरियोटिक सेल। जी कौन बताएगा यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, है ना जी, गर्ल्स आप बताइए यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या है यहां पर, अक्सा, रुकैया, सना, साजिदा, फातिमा। नाउ अब देखो, अब यहां सिर्फ थोड़ा सा वर्ड चेंज हुआ तो आप कंफ्यूज हो गए। हम लोगों ने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था अजूचे, हमने क्या पढ़ा था, अजूचे। हमने पढ़ा था ऑर्गेनली, क्या पढ़ा था हमने, ऑर्गेनली। ऑर्गेनली मतलब हमने पढ़ा था कि यहां पर क्या होता है, बीच में मरकजा, क्या होता है, मरकजा। फिर हमने पढ़ा कि मरकजे के आजू बाजू कौन होता है, कौन होता है, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने पढ़ा कि यहां पर कहीं पर कौन होता है, क्या होता है, गोल्जी बॉडी। फिर हमने पढ़ा कि यहां पर और क्या होता है, हमने पढ़ा कि यहां पर क्या होता है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने बोले कि यहां पर क्या होता है, तो हमने कहा कि यहां पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स। याद आ रहा है, ये सबको मिलाकर यहां पर कौन सा लफ्ज बोला है उन्होंने, कंपोनेंट्स। क्या बोला है, कंपोनेंट्स। तो उजूचे के लिए, ऑर्गेनल्स के लिए यहां पर जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया है, कंपोनेंट। आमतौर पे कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, आमतौर पे कंपोनेंट्स बोलते हैं अज्जा को।
आमतौर पे कंपोनेंट्स, ये जो लफ्ज है ये किसके लिए इस्तेमाल किया था? अज्जा। लिखो रे दीवानो, ये जो लफ्ज के मीनिंग बोल रहा हूं, मेरा चेहरा क्या देख रहे? कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? अज्जा। जैसे बिरयानी है, बिरयानी के अज्जा क्या है? चावल, गोश्त, दही, मसाले, ये सब क्या है? अज्जा। क्या है ये? अज्जा है ना। ये जो टेबल है जिसके ऊपर आप बैठे, इसके अंदर क्या अज्जा है? लकड़ी और लोहा और कलर, ये सब क्या है इसके? अज्जा। नान खलिया, इसके अज्जा क्या है? इमरान के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। याद रहेगा, कंपोनेंट मतलब अज्जा। तो एक सेल जो होता है, एक यूकैरियोटिक जो खलिया होता है, उसके अंदर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? अजूचे, ऑर्गेनल। ये वापस से क्या होते हैं? रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। यानी एक बात ये आता है कि ये सब अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा मिल जाते हैं, बन जाते हैं, रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। चूंकि पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब वालिदैन, पेरेंट्स का मतलब यहां पर कौन है? वालिदैन। दूसरा, उनसे क्या बनती है? प्रोजेनी। क्या बनती है? प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब, अरे प्रोजेनी का मतलब नहीं बोलते यार तुम लोगों को। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? नस्ल। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? नस्ल। नस्ल, बच्चे। आबादी नहीं बोलते रे दीवाने, आबादी का मतलब होता है बहुत सारे। तो ऐसा बोलना पड़ेगा इकबाल भाई की आबादी, है ना, इकबाल भाई के बहुत बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? पेरेंट्स और क्या रहेंगे? प्रोजेनी। तो क्या होगा? चूंकि पेरेंट्स और प्रोजेनी खलिए में क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती है? बराबर। कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के पास क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम का नंबर क्या है? 2n। जो प्रोजेनी है उसमें भी क्या रहेगा? 2n। कैसा? प्रोजेनी में 2n कैसा रहेगा? पेरेंट्स में तो समझ में आ रहा है, प्रोजेनी में कैसा रहेगा बताओ? हाँ, नस्ल के बच्चों में भी रहेगा। हाँ, उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, सबके अंदर 2n रहेगा। कैसा रहेगा वो बताओ? हाँ, इमरान के से सच में बोल रहा हूँ मैं, सबने ऐसा तालियां बजाना जोर जोर से यार। हाँ, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बोल बोल बोल, सही बोल रहा है। फीमेल के पास से एक क्रोमोसोम आएगा, मेल के पास से, क्योंकि हम कहते हैं कि स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड। बैजा क्या है? हैप्लॉइड। गैमेट्स है ना, गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। जिनसी खलियों की कंडीशन हमेशा कैसी होती है? हैप्लॉइड। क्रोमोसोम का कितना सेट होता है? एक। तो फादर के पास से एक क्रोमोसोम आएगा, मदर के पास से एक क्रोमोसोम आएगा, तो अब बच्चे के अंदर कितने हो गए? 2। अगर 2 हो गए तो कंडीशन क्या हो गई? 2 है। शुक्रिया भाई, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा, मैं तो इमरान के जवाब से बहुत एक्साइटेड हो गया था। ठीक है, याद रहेगा। 2n क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक क्रोमोसोम आएगा फादर के पास से, एक आएगा मदर के पास से। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स और प्रोजेनी उन दोनों में क्या रहेगी? क्रोमोसोम की तादाद हमेशा क्या रहेगी? 2n। इसलिए इसलिए इसे तकसीम मसावाती या क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन या इक्विटोरियल डिवीजन। क्या बोलेंगे उसको? इक्वेशनल डिवीजन या इक्विटोरियल, मसावी तकसीम, बराबर की तकसीम। क्या बोलेंगे इसको? बराबर की तकसीम। फिर भी आसानी के लिए माइटोसिस को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। माइटोसिस को कितने हिस्सों में बांटेंगे? 4 हिस्सों में। और ये जो 4 हिस्से हैं, ये 4 हिस्से कौन कौन से हैं? तो एक हिस्सा होता है, इसको कहते हैं प्रोफेस, दूसरा होता है मेटाफेस, तीसरा होता है अनाफेस और चौथा होता है टीलोफेस। नाउ कैरियोकाइनेसिस, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेल के डिवीजन में यानी एम फेज के अंदर, हमने कल भी मैंने बोला था कि एम फेज की जो शुरुआत होती है यहां से, तो यहां पर कौन सा अमल होता है? कैरियोकाइनेसिस। और जब इख्तिताम होता है तो कौन सा अमल होता है? साइटोकाइनेसिस। इसलिए याद रखिए, कैरियोकाइनेसिस ये समझना बहुत जरूरी है कि खलियों का तकसीम एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का आर्ट, है ना, नतीजा, रिजल्ट, रिजल्ट।
तो रिजल्ट क्या आता? रिजल्ट बेसिकली क्या रहता कि भाई अगर आज आप 10वीं में पास हो गए तो अब आप प्रोग्रेस हो गए, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से हमेशा ये प्रोसेस क्या रहेगा? बढ़ता रहेगा, आगे चालू रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। तो जारी रहने के लिए यहां पर क्या बोला जा रहा है? प्रोग्रेसिव प्रोसेस। क्यों प्रोग्रेसिव प्रोसेस बोल रहे हैं? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस यानी जो एम फेज है जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है, उसमें 4 मंदरजा हिस्से होते हैं। तो आमतौर पे हम कहते हैं कि एम फेज में कितनी फेज है? 4। तो वही एम फेज को दूसरे लफ्ज में आप क्या बोल सकते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्यों? क्योंकि वहां पर मरकजे की क्या होने वाली है? तकसीम। कल भी मैंने बोला था कैरियो का मतलब क्या है? इसलिए बोल रहा हूं मैं कि घर जाके पढ़ो, घर जाके पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, खुद के वास्ते पढ़ो, हमारे वास्ते मत पढ़ो, अक्सर एकेडमी के वास्ते मत पढ़ो, जावेद सर के वास्ते मत पढ़ो, तुम्हारे अपने एमबीबीएस के लिए, तुम्हारे अपने बीडीएस के लिए, तुम्हारे अपने बीयूएमएस के लिए। समझ में आ रहा? नहीं पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही रहेगा, एक छोटे से लफ्ज को मतलब भी नहीं याद रहेगा। कल भी बोला था कि कैरियो मतलब मरकजा, न्यूक्लियस, और वो जो काइनेसिस है तो कल बोला था कि वहां पर लिखा था लेसिस, टूटना। तो इसका मतलब क्या है? मरकजा टूटता है। तो एक मरकजे से कितने बनते हैं? 2, है ना? उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, 2 कॉपी, डुप्लीकेशन। तो एम फेज में हमेशा क्या होते हैं? न्यूक्लियस 2 बनते हैं, उसके बाद 2 साइटोप्लाज्म बनते हैं, इस तरह से 2 सेल बनते हैं। समझा? तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एम फेज है उसमें कितनी फेज होती है? 4। एक होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और होता है टेलोफेज। कल भी आपको ये बात मैंने बताया था, कल भी ये बात मैंने बताया था कि जब हम मेटाफेज एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज का मीनिंग क्या होता है? कल भी ये बात बोला था। एम फेज का मतलब ये होता है इसके अंदर 4 फेज होती है। एक होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज, चौथी होती है टेलोफेज। और यहां से स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है यहां से? कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस की तकसीम। क्या होती है यहाँ पर? न्यूक्लियस की तकसीम। इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस होने का मतलब है कि उसमें कौन कौन सी फेज होगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और इसी को दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं? एम फेज। और आखिर में वो खत्म कहां पर होती है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब किसका डिवीजन? साजिदा सही बोले। इसका होता है साइटोप्लाज्म। किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म। याद आ रहा है ना? कल भी बोला था ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब अगर पहले कौन है? पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ गया। तो ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस भी करेगा। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? कैरियो। क्या बोलते हैं इसको? कैरियोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है? तब बेसिक कंसेप्ट है, अगर घर जाके नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात आप ना तो समझ सकेंगे ना बोल सकेंगे। अगला पार्ट, पिछला सपाट हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन पीछे क्या है भूलते चले जाएंगे। और अगर पीछे की चीज भूलेंगे तो आगे की सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है? 11th वालों से मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो समझ लेंगे। लेकिन जो रिपीटर है यहाँ पर, उनसे मेरे खास आपके लिए इसको ज्यादा टाइम देना बहुत जरूरी है। आप कितने बिजी है, आप कितने फ्री है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आपने अगर ये डिसाइड करे कि 2023 में मेरे को एग्जाम क्रैक करना है तो आपने करना ही है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको उतने एफर्ट्स लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा पढ़ने का तरीका, तो पढ़ने का तरीका आज मैंने बताया, उसको अप्लाई करो। अगर उससे भी अगर आपको प्रोग्रेस नहीं हो रहा फिर पूछो, फिर बताऊंगा। मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, मेरे पास आओ, मैं बोलूंगा ये क्यों नहीं हो रहा, इसको कैसा याद रखेंगे, हर चीज बताऊंगा। शर्त है आपने मेहनत करना, हर चीज बताऊंगा, हर चीज। एग्जाम हॉल में होने वाले तक
काम को बोलूंगा कि ये काम वहां करना है, ये काम नहीं करना। लेकिन अगर आप पूछेंगे तो, और आप पूछेंगे कब, जब आपको हर डलाएंगे, मतलब जब काम करेंगे तो हर्डल आएंगे ना, इसका मतलब आप काम ही नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे तो हर्डल नहीं आ रही, हर्डल नहीं आ रही तो आप परेशान नहीं हो रहे, और परेशान नहीं हो रहे तो मेरे पास पूछने के लिए नहीं आ रहे। ठीक है, अब तक 3 महीने में जिस तरह के भी हमारी पढ़ाई चली होगी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अभी हम सब हैं यहाँ पर, सब या तो लॉकडाउन की वजह से कुछ पढ़ा हुआ नहीं है या कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन अब इतने दिन हो गए, अब आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, तो जब आपको समझ में आ रही है तो अब आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप समझने के साथ साथ उसको याद रखना पड़ेगा, और इसके लिए अब आपको एफर्ट्स लेना है। अभी तक मैंने कभी मना डाटा नहीं, बोला नहीं, लेकिन आप हर दिन बोलता रहोगा। लेकिन हर दिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन वही हरकत करते हो। समझ में आ रहा है? ठीक ना, चलिए कल इससे आगे की हम बात करेंगे। इससे आगे क्या है, कल हम प्रोफेज की बात करेंगे, मेटाफेज की बात करेंगे, एनाफेज की बात करेंगे, टीलोफेज की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 हम हर एक स्टेज को देखेंगे। हर स्टेज की खास बात है, हमको ये चैप्टर को मिनिमम 3 या 4 डेज में खत्म करना है ताकि हम फटाफट आगे बढ़े 11 के सिलेबस में। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।